आज लास वेगास में कुछ ऐसा होने वाला था जो FBI की रातों की नींद उड़ाने वाला था। एक मैजिक शो के दौरान 4 मैजिशियन जो खुद को 4 हॉर्समैन कहते थे ऐसा दावा कर देते हैं जिसे सुनकर पूरा हॉल हैरान रह जाता है। उनके लीडर ऑन्टलस का कहना था कि आज वे कोई साधारण मैजिक ट्रिक नहीं दिखाने वाले, बल्कि इसी शो के दौरान हजारों किलोमीटर दूर पेरिस के एक बैंक को लूटने वाले हैं। यह सुनकर दर्शक हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह भी शो का ही हिस्सा है। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स बैठा होता है जिसका नाम ब्रैडली है। वह ऐसा आदमी होता है जो बड़े बड़े मैजिशियनों के राज दुनिया के सामने खोलने के लिए मशहूर है। उसे पूरा यकीन होता है कि आज भी वह इन लोगों की चाल पकड़ लेगा, इसलिए वह रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। इसके बाद शो का असली खेल शुरू होता है। ऑन्टलस ऐलान करता है कि उनकी अगली ट्रिक के लिए एक वॉलंटियर चुना जाएगा। पूरा हॉल उत्साह में अपने हाथ खड़े कर देता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि चुना कौन जाएगा। एक जार के अंदर रखी बॉल्स की मदद से एक आदमी को स्टेज पर बुलाया जाता है। इसी दौरान शो के होस्ट आर्थर का परिचय कराया जाता है, जिसने इस पूरे कार्यक्रम में करोड़ों डॉलर लगाए होते हैं। स्टेज पर आते ही मेरिट अपनी हिप्नोटिज्म की कला का इस्तेमाल करके उस वॉलंटियर को अपने प्रभाव में ले लेता है। तभी जैक एक अजीब सा हेलमेट नुमा डिवाइस लेकर आता है और उसे वॉलंटियर के सिर पर पहना देता है। इसके बाद ऑन्टलस उसे एक कार्ड देता है, उस पर उसके सिग्नेचर करवाता है और कार्ड वापस उसकी जेब में रखवा देता है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हेनली अपनी मैजिक ट्रिक से स्टेज के बीचों बीच एक विशाल मशीन प्रकट कर देती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अब उस वॉलंटियर को मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। जैसे ही मशीन चालू होती है, अगले ही पल वह आदमी गायब हो जाता है। पूरा ऑडिटोरियम हैरानी से भर उठता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब सामने लगी विशाल स्क्रीन अचानक चालू हो जाती है। स्क्रीन पर वही वॉलंटियर दिखाई देता है, लेकिन अब वह लास वेगास में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पेरिस के एक बैंक वॉल्ट के अंदर खड़ा होता है, जहाँ चारों तरफ करोड़ों डॉलर का पैसा रखा होता है। खुद उस आदमी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वह वहां पहुंचा कैसे। ऑन्टलस उससे बात करता है और उसे निर्देश देता है कि वह अपनी जेब से वही सिग्नेचर वाला कार्ड निकाले और बैंक के अंदर रखे पैसों के ढेर पर रख दे। वॉलंटियर जैसे ही ऐसा करता है, ऑन्टलस उसे उसके हेलमेट पर लगे कुछ बटन दबाने को कहता है और तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता। बैंक वॉल्ट के अंदर रखा करोड़ों डॉलर का पैसा अचानक हवा में उड़ने लगता है। अगले ही पल वह पैसा सुरंग से गुजरकर सीधे शो देखने आई भीड़ के ऊपर बरसने लगता है। पूरा हॉल नोटों से भर जाता है। लोग खुशी से चीखने लगते हैं, लेकिन इस रहस्य का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन जब पेरिस के उस बैंक का वॉल्ट खोला जाता है तो बैंक अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां रखा सारा पैसा गायब हो चुका होता है। वॉल्ट पूरी तरह खाली था। अगले दिन पेरिस बैंक की करोड़ों डॉलर की चोरी का खुलासा होते ही पूरा मामला सीधे FBI तक पहुंच जाता है। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, इसलिए एजेंट फुलर अपनी पूरी टीम के साथ उन चारों मैजिशियनों को गिरफ्तार करके FBI हेडक्वार्टर ले आता है। इस केस की जिम्मेदारी एजेंट फुलर, एजेंट रोड्स और इंटरपोल एजेंट आल्मा को सौंपी जाती है। जांच की शुरुआत उस वॉलंटियर से होती है जिसे शो के दौरान चुना गया था, लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह आदमी अभी भी हिप्नोटिज्म के असर में होता है। सवालों के जवाब देने की बजाय वह अचानक टेबल पर चढ़कर वायलिन बजाने लगता है। अब सबकी नजर मेरिट पर जाती है, लेकिन उससे भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद एजेंट रोड्स सीधे ऑटलस से पूछताछ करता है, लेकिन ऑटलस इतनी चालाकी से बात करता है कि रोड्स का गुस्सा बढ़ने लगता है। वह जैसे ही ऑटलस की तरफ बढ़ता है, अगले ही पल एक हैरत अंगेज नजारा सामने आता है। रोड्स खुद को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है, जिससे देखकर अल्मा भी दंग रह जाती है। तभी एटलस रोड्स का फोन उससे वापस कर देता है, लेकिन FBI के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए मजबूर होकर उन्हें छोड़ना पड़ता है। यह बात रोड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे यकीन था कि ये चारों किसी बड़े खेल का हिस्सा हैं। तभी एजेंट फुलर एक अहम जानकारी लेकर आता है। उसे पता चलता है कि उस शो में ब्रैडली भी मौजूद था, वही आदमी जो दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियनों की पोल खोलने के लिए मशहूर है। ये सुराग मिलते ही रोड्स और आल्मा सीधे ब्रैडली के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले ब्रैडली ने एक खतरनाक मैजिशियन का राज दुनिया के सामने उजागर कर दिया था, लेकिन उस खुलासे के बाद हुए एक शो में वह मैजिशियन मारा गया। उसी घटना के बाद ब्रैडली ने सार्वजनिक रूप से मैजिक एक्सपोज करना लगभग छोड़ दिया था। हालांकि काफी मनाने के बाद वह इस केस में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह दोनों एजेंट्स को सीधे उस थिएटर में लेकर जाता है जहां पहला शो हुआ था। वहां पहुंचकर ब्रैडली रोड्स को वही हेलमेट पहनाता है और उसे उसी मशीन के अंदर भेज देता है जिसमें वॉलंटियर को भेजा गया था।
मशीन चालू होते ही रोड्स अचानक नीचे बने एक गुप्त कमरे में पहुंच जाता है। वहां देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे बिल्कुल वैसा ही बैंक वॉल्ट बना होता है जैसा पेरिस के बैंक में था। तभी ब्रैडली उसे पूरी सच्चाई समझाता है। असल में वॉलंटियर को पहले ही हिप्नोटाइज करके उसके सिग्नेचर लिए गए थे। उसे शो में रैंडम तरीके से नहीं चुना गया था, बल्कि पूरी योजना पहले से तैयार थी। अब रोड्स का सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर बैंक का पैसा गायब कैसे हुआ। तब ब्रैडली उस चोरी का असली रहस्य खोलता है। वह बताता है कि असली पैसे पहले ही चुरा लिए गए थे। उनकी जगह फ्लैश पेपर से बने नकली नोट रख दिए गए थे। ये ऐसे कागज होते हैं जो हल्की सी चिंगारी लगते ही पूरी तरह जलकर गायब हो जाते हैं। यही वजह थी कि जब बैंक वॉल्ट खोला गया तो वहाँ एक भी नोट नहीं मिला। उधर दूसरी तरफ चारों मैजिशियन अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके होते हैं। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही होती हैं, लेकिन वे लोग जश्न मनाने की बजाय अपने अगले शो की तैयारी में लगे होते हैं। इसी दौरान मेरिट मजाक मजाक में ऑटलस का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटलस उसे मात दे देता है। फिर चुनौती बढ़ती है और आर्थर खुद आगे आकर कहता है कि उसका दिमाग पढ़कर दिखाओ, लेकिन इस बार ऑटलस सफल नहीं हो पाता। ये छोटी सी घटना देखने में मामूली लगती है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। उधर रोड्स और आल्मा को खबर मिलती है कि हॉर्समैन बहुत जल्द अपना अगला शो करने वाले हैं। दोनों तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। शो के आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है। रोड्स और आल्मा पास के एक घर में छिपकर उन्हें पकड़ने की योजना बना रहे होते हैं। उसी समय ब्रैडली भी वहां मौजूद होता है। वहीं आर्थर उसे जबरदस्ती एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें प्राचीन मिस्र के एक रहस्यमयी जादूगर की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि वह जादूगर अमीरों का खजाना चुराकर गरीबों में बांट देता था। वीडियो खत्म होने के बाद आर्थर ब्रैडली को पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैडली जाने से इनकार कर देता है। उसे महसूस हो रहा था कि ये चारों सिर्फ बैंक नहीं लूट रहे, बल्कि किसी बहुत बड़े खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद अगला निशाना खुद आर्थर भी हो सकता था। लेकिन आर्थर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी के साथ दूसरा शो शुरू हो जाता है। रोड्स को पूरा भरोसा होता है कि इस बार मैजिशियनों को उसकी मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ऑटलस मंच पर आता है, वह सबसे पहले हजारों लोगों के सामने एजेंट रोड्स का नाम लेकर उसका परिचय करवा देता है। ये सुनते ही रोड्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद शो अपने सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से में पहुंच जाता है। ऑटलस और हेनली कई छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं, और हैरानी की बात ये होती है कि वे उन ट्रिक्स के पीछे छिपे राज भी लोगों को बताते जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को यह दिखाना चाहते हो कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। फिर मेरिट स्टेज पर ऑडियंस में से 12 लोगों को बुलाता है। वह अपनी हिप्नोटिज्म की ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी को अपने प्रभाव में ले लेता है। कुछ देर तक वह उनसे बातें करता है और उनके दिमाग में कुछ निर्देश डाल देता है। इसके बाद वह सभी को वापस उनकी सीटों पर भेज देता है। अब मेरिट पूरी ऑडियंस से पूछता है कि क्या उन्होंने वह काम किया था जो इंटरवल से पहले उन्हें करने के लिए कहा गया था। दरअसल इंटरवल से पहले मेरिट ने सभी दर्शकों से अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस एक कागज पर लिखकर एक लिफाफे में बंद करने के लिए कहा था। इसके बाद मेरिट ऑडियंस में बैठी एक महिला को खड़ा करता है और बिना लिफाफा खोले उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल सही सही बता देता है। यह देखकर पूरा हॉल हैरान रह जाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर उसे यह जानकारी मिली कैसे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ मिनटों में मेरिट एक एक करके कई लोगों के बैंक बैलेंस बताने लगता है। हर बार उसका जवाब सही निकलता है, लेकिन तभी मेरिट कहता है कि यह बैलेंस अब सही नहीं है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वह उन सभी लोगों को उनके लिफाफे उनके माथे पर रखवा देता है। अब स्टेज पर शो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला था। मेरिट आर्थर को स्टेज पर बुलाता है। वही आर्थर जिसने हॉर्समैन के शो में करोड़ों डॉलर लगाए थे और जो खुद को सबसे ताकतवर आदमी समझता था। उसी समय एजेंट रोड्स भी भीड़ में मौजूद होकर हर चीज पर नजर रख रहा होता है और किसी गलती का इंतजार कर रहा होता है। तभी स्टेज पर आर्थर के बैंक बैलेंस का एक विशाल चेक लाया जाता है। उस पर 140 मिलियन डॉलर लिखे होते हैं। पूरा हॉल यह रकम देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद मेरिट ऑडियंस को अपनी सीटों के नीचे रखी फ्लैशलाइट निकालने के लिए कहता है। हजारों लोग एक साथ अपनी फ्लैशलाइट निकाल लेते हैं। फिर जैक एक विशाल फ्लैशलाइट लेकर आता है और उसे आर्थर के चेक पर चमकाता है, और तभी एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता। धीरे धीरे आर्थर के चेक पर लिखी रकम कम होने लगती है और दूसरी तरफ ऑडियंस के लिफाफों में मौजूद रकम बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो आर्थर का पैसा सीधे उन लोगों के खातों में ट्रांसफर हो रहा हो। अब चारों हॉर्समैन अपनी पूरे प्लान का खुलासा करते हैं। वे बताते हैं कि इस शो में मौजूद ज्यादातर लोग एक बड़ी त्रासदी के शिकार थे। अमेरिका में आई एक भयंकर आपदा के बाद इन लोगों ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा था, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस इंश्योरेंस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि आर्थर ही था। यानी जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो दी थी उन्हें उनकी मदद नहीं मिली, जबकि आर्थर करोड़ों डॉलर के साथ ऐश की जिंदगी जी रहा था। इसीलिए
इसलिए हॉर्समैन ने उसका पैसा चुरा कर उन लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया था जिनका वह पैसा असल में हक था। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग कुछ मिनट पहले सिर्फ एक शो देखने आए थे वे अब खुशी से झूम उठते हैं। वहीं आर्थर का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह सब हुआ कैसे। दूसरी तरफ एजेंट रोड्स भी पूरी तरह हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि हॉर्समैन ने हजारों लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर कैसे कर दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता पूरा हॉल आर्थर के खिलाफ हो जाता है। लोग उस पर गुस्सा निकालने लगते हैं और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर चारों हॉर्समैन भीड़ के बीच से भागने लगते हैं। जब तक FBI हरकत में आती वे काफी दूर निकल चुके होते हैं। हालांकि रोड्स ने पहले ही उनकी घड़ियों में ट्रैकर लगवा रखा था, इसलिए वह और आल्मा लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हॉर्समैन एक बार फिर उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं और किसी तरह बचकर भाग जाते हैं। उधर आर्थर ब्रैडली को अपने पास बुलाता है। आर्थर को लगता है कि ब्रैडली शायद हॉर्समैन के साथ मिला हुआ है, लेकिन ब्रैडली उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि एक दिन यही लोग उसे भी निशाना बनाएंगे। तभी आर्थर ब्रैडली के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि अगर ब्रैडली हॉर्समैन को एक्सपोज कर दे तो उसे उसकी फीस से 2 गुना पैसा मिलेगा। काफी सोचने के बाद ब्रैडली यह ऑफर स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ रोड्स और आल्मा इस रहस्यमय केस पर साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी रोड्स के सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। उसका मोबाइल अचानक अजीब तरह से काम करने लगता है। जांच करने पर पता चलता है कि पूछताछ के दौरान ही ऑटलस ने उसके फोन में एक छोटी सी चिप लगा दी थी। यानी हॉर्समैन लगातार FBI की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और इसी वजह से वे हमेशा उनसे एक कदम आगे रहते थे। लेकिन इस बार रोड्स भी एक चाल चलता है। वह उस चिप को निकालता नहीं है बल्कि उसे वहीं रहने देता है, क्योंकि अब वह उसी चिप का इस्तेमाल करके हॉर्समैन की लोकेशन ट्रैक करना चाहता था। जल्द ही उसे उनकी लोकेशन भी मिल जाती है। उधर चारों हॉर्समैन छिपकर अपने अगले कदम की योजना बना रहे होते हैं। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। खास तौर पर जैक काफी डरा हुआ था। उसे लगने लगा था कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। वह बार बार यही कहता है कि वह जेल नहीं जाना चाहता और तभी जिस बात का उन्हें डर था वही हो जाता है। FBI उनकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। अब हॉर्समैन चारों तरफ से घिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि पहली बार उनका मैजिक उनका साथ छोड़ने वाला है। उधर ब्रैडली भी वहां पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था